हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल। दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का ये आज 13वां वीडियो है। इससे पहले हमने जितने भी वीडियोस अपलोड करे हैं, यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड विथ विच ट्रीटी? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, पांडिचेरी की संधि, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी; एक्सला सैपेल की संधि, ट्रीटी ऑफ एक्सला सैपेल; पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस; या फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो दोस्तों, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, वो एक्सला सैपेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, कर्नाटक के युद्ध का अपने आप में काफ़ी बड़े टॉपिक है, तो इनको अपन सेपरेट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि सेकंड कर्नाटिक वॉर में हुई थी, दूसरे कर्नाटक युद्ध में हुई थी। और इसके अलावा पेरिस की जो संधि हुई थी वो तीसरे थर्ड कर्नाटिक वॉर में हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि ये हुई थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा डैम सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, कोलोरेडो रिवर, नील रिवर, योलोंग रिवर, या फिर जाम्बेजी रिवर। तो दोस्तों, जो करीबा बांध है, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और इसके अलावा ये है कहाँ, लोकेटेड कहाँ है? तो ये जाम्बिया, जाम्बिया देश है एक अफ्रीका का, जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इसके बॉर्डर पे स्थित है, जिम्बाब्वे। ठीक है, इनके बॉर्डर पर स्थित है करीबा बांध। ठीक है दोस्तों, इनकी भी जल्दी से बात कर लेते हैं। तो यालांग नदी की बात करते हैं। तो यालांग नदी पर जिनपिंग फर्स्ट, यालांग नदी पर है जिनपिंग फर्स्ट, जिनपिंग, जिनपिंग फर्स्ट। ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। और है कहाँ? तो ये है चीन में, चीन में है। ठीक है दोस्तों, नील नदी की बात कर लेते हैं। तो नील नदी पर अस्वान बांध है, अस्वान डैम है, अस्वान डैम है। और ये है कहाँ? तो ये है मिस्र में, मिस्र में है, अफ्रीका का एक देश है मिस्र, यहाँ है अस्वान बांध। ठीक है दोस्तों, कोलोरेडो रिवर की बात कर लेते हैं, कोलोरेडो नदी की। तो इस पे है हूवर बांध, हूवर डैम है, हूवर डैम है। और ये है कहाँ? तो ये है अमेरिका में, यूएसए में है, अमेरिका में है हूवर बांध। ठीक है दोस्तों, हूवर बांध को पहले बोला जाता था बोल्डर, बोल्डर बांध बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मिसमी है। मिसमी पहाड़ियाँ किस राज्य की पहाड़ियाँ हैं? मिसमी हिल्स लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, या फिर असम। तो दोस्तों, जो मिसमी पहाड़ियाँ हैं, मिसमी हिल्स, वो कहाँ हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं मिसमी पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के थोड़ी सी और पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। कुछ और प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि अबोर पहाड़ियाँ, अबोर हिल्स हैं, अबोर पहाड़ियाँ हैं। ये कहाँ हैं? तो ये चीन और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है, बॉर्डर में स्थित पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ और पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि डाफला पहाड़ियाँ, डाफला हिल्स। ठीक है, और पटकाई बुम, पटकाई बुम, पटकाई बुम हिल्स, ये देखने को मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। मेघालय की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो मेघालय में जो पहाड़ियाँ हैं, ये ट्राइब्स के, वहाँ की जो ट्राइब्स हैं वहाँ उनके नाम पर हैं। और कौन कौन सी हैं? तो गारो, गारो हिल्स, खासी हिल्स, और जयंतिया हिल्स, गारो, खासी और जयंतिया।
ये वहाँ की ट्राइब्स के भी नाम है और पहाड़ियों के भी नाम है। ठीक है दोस्तों, मणिपुर के हिल्स की बात कर लेते हैं। तो मणिपुर में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि है मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स। और इसके अलावा मणिपुर में कुछ और पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि लेपाटोल, लेपाटोल हिल्स, लेपाटोल पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, असम की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो असम में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि मिकिर पहाड़ियाँ, मिकिर हिल्स हैं असम में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि रेगमा पहाड़ियाँ, रेगमा पहाड़ियाँ हैं असम में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आर्टिकल 63, आर्टिकल 65, आर्टिकल 66 या फिर आर्टिकल 68। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट का, जो अपने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वो कौन से आर्टिकल में होता है? तो वो होता है आर्टिकल 66 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 66 में है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। इसके अलावा इनकी भी बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 63 में कहा है, तो आर्टिकल 63 में है कि भारत के संविधान का एक उपराष्ट्रपति, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आर्टिकल 65 की बात कर लें, तो आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में काम करना, ये आता है आर्टिकल 65 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 68 की बात कर लें, तो यदि कभी वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है, तो उसकी रिक्ति को भरने के लिए, वो जो स्थान खाली हो उसकी रिक्ति को भरने के लिए, ठीक है, निर्वाचन करने का समय और निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, मतलब वो कितने टाइम पर रहेगा, इसका वर्णन आर्टिकल 68 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग हो जाता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव हीरिंग ऑफ इंसुलिन? ऑप्शन देखिए दोस्तों, डायबिटीज, हाइपोग्लाइसीमिया, अस्थमा या फिर हीमोफीलिया। तो दोस्तों इंसुलिन के अतिश्रवण से क्या हो जाता है? तो हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ये क्या है? ये ब्लड में जब शुगर की कमी हो जाती है। अभी तक आपको पता होगा कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, लेकिन जब इंसुलिन की वृद्धि से वो हो जाता है, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह। तो अभी तक आपको यही पता रहा होगा, लेकिन इंसुलिन जब ज़्यादा निकलने लगता है तो क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें शुगर की मात्रा जो होती है ब्लड में वो बढ़ जाती है। ठीक है, डायबिटीज़ में शुगर की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा अस्थमा की बात कर लेते हैं, दमा की। तो अस्थमा किसके कारण होता है? तो ये होता है, एक सेकंड, अस्थमा हो जाता है दमा फंगी के कारण, FUNGI, फंगी के कारण हो जाता है क्या? दमा, अस्थमा। ठीक है दोस्तों, और इसके फंगी का नाम क्या रहता है? तो रहता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ठीक है दोस्तों, हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं। तो जो हीमोफीलिया है वो कैसी बीमारी है? तो वो आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलती रहती है, अनुवांशिकी की वजह से होती है। और हीमोफीलिया में होता क्या? तो हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, खून का जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता, रक्त निकलता रहता है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आतिशबाजी के दौरान लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्रेजेंस ऑफ रेड कलर ड्यूरिंग फायरवर्क्स इन इज कॉज्ड बाय विच एलिमेंट? तो दोस्तों फायरवर्क्स में जो लाल रंग होता है वो होता है स्ट्रॉन्सियम के कारण, स्ट्रॉन्सियम के कारण होता है लाल रंग। ठीक है, स्ट्रॉन्सियम के सिंबल की बात कर लें, तो इसका सिंबल होता है SR, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 38। ठीक है दोस्तों, इनकी बात कर लेते हो। तो बेरियम, बेरियम के कारण क्या होता है? आतिशबाजी के दौरान हरा रंग, हरा रंग। ठीक है दोस्तों, वो होता है बेरियम के कारण,
ग्रीन कलर जो फायरवर्क्स में होता है वो होता है बेरियम के कारण। ठीक है, बेरियम के सिंबल की बात कर लें तो Ba, और एटॉमिक नंबर की बात कर लें तो होता है 56। ठीक है दोस्तों, सोडियम की बात कर लें तो दोस्तों सोडियम एक अतिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, और इसको यदि हम अपन वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, कैरोसिन में रखा जाता है, इसको कैरोसिन में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को खुला नहीं छोड़ते हैं इसको। इसके अलावा आप हाँ ठीक है, थोड़ा सा और सोडियम की बात कर लेते हैं तो सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम की बात कर लें तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, और इसके सिंबल की बात करें तो होता है K, और एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो होता है 19। ठीक है, 19। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड फोटॉन्स? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चैडविक, रदरफोर्ड व गोल्डस्टीन, सर जे थॉमसन या फिर आइंस्टीन। तो दोस्तों फोटॉन की खोज किसने की थी? फोटॉन की खोज करी थी आइंस्टीन ने, आइंस्टीन ने करी थी फोटॉन की खोज। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। तो सर जे थॉमसन ने किसकी खोज करी थी? इन्होंने करी थी इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। रदरफोर्ड व गोल्डस्टीन ने क्या किया था? तो दोस्तों रदरफोर्ड व गोल्डस्टीन ने किसकी खोज करी थी? तो इन्होंने करी थी प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज करी थी। और चैडविक ने करी थी न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? द मेन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन देंगे दोस्तों, रावी रिवर, सतलुज रिवर, इंडस रिवर या फिर भोगवा रिवर। तो दोस्तों जो हड़प्पा है, हड़प्पा एक प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किस नदी के किनारे है? तो वो है रावी नदी के किनारे, रावी नदी, रावी रिवर के किनारे है। ठीक है दोस्तों, इनकी भी बात कर लें तो सतलज नदी के किनारे है रोपड़, रोपड़ एक स्थल है। सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। ठीक है दोस्तों, और भोगवा नदी के किनारे क्या है? लोथल, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किस लेखक की पुस्तक है? मृच्छकटिकम बुक इज रिटन बाय, ऑप्शन दिए गए कालिदास, विशाखादत्त, दंडी या फिर शूद्रक। तो दोस्तों मृच्छकटिकम जो बुक है वो किसकी है? तो वो है शूद्रक की, शूद्रक ने बुक लिखी है मृच्छकटिकम। ठीक है दोस्तों, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो दंडी की बात करते हैं सबसे पहले। तो इन्होंने लिखी है 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम लिखी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा विशाखादत्त की बात कर लें तो इन्होंने लिखी है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ठीक है दोस्तों, मुद्रा राक्षस। कालिदास की बात कर लें तो कालिदास ने कई किताबें लिखी हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूत, मेघदूत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, ड्रीमिटियास निकेलास, बैरोन पीरे डी कोबार्टिन, एवरी बुडेन या फिर थॉमस बाच। तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल का जन्मदाता कहा जाता है बैरोन पीरे डी कोबार्टिन के। इनके नेतृत्व में दोबारा स्टार्ट हुआ था ओलंपिक गेम्स, दोबारा स्टार्ट हुए थे, जो हर 4 साल के अंतराल के बाद खेले जाते हैं। ठीक दोस्तों, थॉमस बाच की बात कर लें तो ये है अभी वर्तमान प्रेसिडेंट है आईओसी के, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के वर्तमान प्रेसिडेंट है थॉमस बाच। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों
यदि आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। धन्यवाद।